Hello everyone, welcome again to Ease Learning. This is Monica, and today I will discuss about previous year questions of pedagogy and andragogy. ये आपका साथ साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका पेपर वन के लिए भी। पेपर वन में हम टीचिंग एप्टीट्यूड में डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो ये कॉमन टॉपिक है आपका पेपर वन के लिए भी, और साथ साथ पेडागोजी एंड एंड्रागोजी यूनिट 7 का भी पार्ट है। देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशन पेपर को, तो ये कॉमन टॉपिक मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ आपका जो यूनिट 7 है एजुकेशन पेपर में पेडागोजी एंड एंड्रागोजी, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं और डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस सीरीज में चल रहे हैं कि यूनिट वाइज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ले रही हूँ, सारे रिसर्च के क्वेश्चन एक साथ, सारे यूनिट 7 पेडागोजी एंड्रागोजी जो क्वेश्चंस हैं वो एक साथ, और फिर हम जब आपको एक प्रैक्टिस समझ आएगी या पैटर्न समझ आएगा, फिर हम साथ साथ पेपर डिस्कस करेंगे कि नवंबर 20 का पेपर कैसा था, इस शिफ्ट का पेपर कैसा था। ठीक है, तो ईज लर्निंग पे आपको साइकोलॉजी पेपर 2, एजुकेशन पेपर 2 साइकोलॉजी और पेपर 1, इन तीनों के वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, और कॉमर्स के भी वीडियो लेक्चर्स चल रहे हैं साथ साथ। क्लियर? तो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका क्वेश्चन, ऑल दी लर्निंग विच इज़ प्लान्ड एंड गाइडेड बाय द स्कूल। तो उसमें क्या इंक्लूड किया जाएगा? जो हम लर्न करते हैं, सीखते हैं स्कूल में, प्लान एंड गाइडेड, उसको क्या बोलेंगे आप? सिलेबस बोलेंगे, करिकुलम बोलेंगे, कंटेंट बोलेंगे, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बोलेंगे। देखिए बहुत ही वाइडर एस्पेक्ट्स में हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, तो वाइडर एस्पेक्ट में जब चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो सिलेबस एक छोटा नैरो एस्पेक्ट है, और आपको मैंने बताया है कि करिकुलम करिकुलम जिसमें आपका योर कंटेंट वो भी इंक्लूड हो जाएगा, सब्जेक्ट मैटर, साथ साथ आपका जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है या हिडन करिकुलम, सब इन चीज़ों का पार्ट है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें इंक्लूड हैं आपका ऑप्शन बी में, करिकुलम। ऑप्शन बी, ऑल द लर्निंग विच इज़ प्लान्ड एंड गाइडेड बाय द स्कूल इज नोन एज करिकुलम। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू मेंटेन इंटरेस्ट इन अ क्लास और अ लेक्चर द टीचर शुड। अब आपको इंटरेस्ट बनाना है, जैसे अभी अगर ये लाइव क्लास होती है, मैं जल्दी लाइव क्लासेस भी लूँगी, जैसे ही मुझे आप लोगों का रिस्पांस मिलेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं लाइव क्लासेस के लिए, तो डेफिनेटली मैं लाइव क्लासेस लूँगी। और लाइव क्लासेस में एक इंटरेक्शन का लेवल अलग ही होता है। मुझे देखिए ऑडियंस चाहिए कि कुछ स्टूडेंट्स अग्री हो लाइव क्लासेस के लिए और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें, टाइम पे अवेलेबल हो, देन आई विल टेक लाइव क्लासेस। ओके, अदरवाइज जो लेक्चर्स हैं उसमें हम सारी अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। तो आपका है कि टू मेंटेन इंटरेस्ट इन अ क्लास और अ लेक्चर द टीचर शुड आस्क क्वेश्चंस, टेल अ जोक, टेल इंटरेस्टिंग स्टोरी, डिस्कस करंट अफेयर्स। आप बताइए एज अ टीचर, जब आपको इंटरेस्ट बनाना है क्लास में, यू शुड आस्क क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे? आप क्वेश्चंस पुट करेंगे, ना ही आप जोक्स क्रैक करेंगे, ना ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरीज बताएंगे। आप क्या करेंगे? क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इफ़ अ स्टूडेंट कम्स लेट इन द क्लासरूम देन द टीचर शुड। देखो टीचिंग एप्टीट्यूड कवर कर रहा है आपका ये पार्ट। इफ़ अ स्टूडेंट कम्स लेट इन द क्लासरूम देन द टीचर शुड इन्फॉर्म द प्रिंसिपल, इन्फॉर्म द पेरेंट्स, आस्क द क्वेश्चन, इग्नोर द स्टूडेंट्स। देखिए क्या करेंगे एज अ रीज़न? प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करेंगे? नहीं। इन्फॉर्म करेंगे पेरेंट्स को? बिल्कुल नहीं। आस्क द रीज़न, फर्स्ट आस्क फ्रॉम द स्टूडेंट, उससे पूछेंगे ना, फिर बात करेंगे आगे। ऑप्शन सी इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, okay, next we have question number 4. Pedagogy is a Greek word. Pedagogy is a Greek word which literally means to understand the child, to guide the child, to educate the child and to lead the child. देखो pedagogy की मैराथन क्लास, pedagogy का बेसिक मीनिंग, pedagogy के बारे में जब हमने स्टार्ट किया था, एंड्रागोजी pedagogy, तो मैंने आपको बताया था इट्स अ ग्रीक वर्ड एंड दैट मीन्स टू लीड द चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड। और दूसरी तरफ अगर हम एंड्रागोजी की बात करें, टू लीड द अडल्ट, जिसमें अडल्ट लर्निंग की बात करेंगे। तो ये चाइल्ड से कंसर्न है, चाइल्ड के जो आपके टीचिंग मेथड्स हैं, उनकी मैथडोलॉजी है, उससे कंसर्न है। पैडागोजी इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स टू लीड द चाइल्ड। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पैडागोजी इज़ अ स्टडी ऑफ। पैडागोजी में क्या स्टडी करते हैं? अभी आपको मैंने बताया था टर्म पैडागोजी इट सेल्फ मीन्स टीचिंग मैथड्स, जिसमें आप खुद बात करेंगे टीचिंग मैथड्स की। ठीक है, तो इट्स मीन्स टीचिंग मैथड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, a scoring guide used to evaluate the quality of student is known as।
स्कोरिंग गाइड की बात हो रही है ताकि आप इवेल्यूएट करें क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट। देखिए इस पर हमने क्लास ले रखी है, यूनिट 7 का सबसे इम्पॉर्टेंट और एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है रूब्रिक्स। स्कोरिंग गाइड कीवर्ड है, आपको कीवर्ड क्या याद रखना है यहाँ पे, स्कोरिंग गाइड, ठीक है, दैट्स योर कीवर्ड, स्कोरिंग गाइड। देखिए रूब्रिक्स में क्या होगा कि हम एज अ टीचर हमारे पास कुछ एक पैटर्न होता है जिसमें हम स्टूडेंट को अकॉर्डिंगली मार्क्स देते हैं कि इस असाइनमेंट में बच्चे के क्या मार्क्स थे या उसके बिहेवियर के कितने मार्क्स थे। तो स्कोरिंग गाइड टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, जिसमें स्टूडेंट की क्वालिटी को चेक किया जा रहा है। क्या चेक किया जा रहा है? स्टूडेंट की क्वालिटी को चेक किया जा रहा है, दैट इज रूब्रिक्स। जिसका पार्ट है, जिसमें आपके टाइप्स थे, जिसका पार्ट है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट ऑल्सो द पार्ट ऑफ चेकलिस्ट। क्या है? दिस इज योर चेकलिस्ट। आपने टिक मार्क किया, इन्वेंटरीज प्रिपेयर की, रेटिंग स्केल्स, ठीक है। तो आपका स्कोरिंग गाइड जैसे ही आप कीवर्ड देखेंगे तो आंसर विल बी रूब्रिक्स। डिटेल वीडियो लेक्चर्स, 1 वर्ड कंसेप्ट सीरीज सब अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट वी हैव the reasoning in which the given statements are viewed as supplying strong evidence for the truth of the conclusion is called। देखिए जिसमें स्टेटमेंट जो है आप देखेंगे और आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द ट्रुथ ऑफ द कंक्लूजन की बात कर रहे हैं। डी में आप स्पेसिफिक जो आपका डी कॉन्सेप्ट था और आई कॉन्सेप्ट, डी और आई कॉन्सेप्ट करवाया था, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। देखिए डिडक्टिव रीजनिंग जब 11th-12th की मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जब हम स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ जाएंगे, डिडक्टिव रीजनिंग। और इंडक्टिव रीजनिंग जिसमें हम ट्रुथ को प्रूव भी करते हैं, इसमें ट्रुथ आपको कीवर्ड मैंने याद करवाया था या समझाया था। आई मीन्स इन्वेंशन, कि जब आप कुछ नया ढूंढेंगे और आपके पास लॉजिक है कि उस एविडेंस से आप उसको प्रूव कर सकते हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। वो किसका पार्ट है? आपका इंडक्टिव रीजनिंग। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। A posteriori knowledge is a knowledge that is known by। a posteriori knowledge और प्रायर नॉलेज आपको मैंने मैथन में तो करवाया है, इंडिविजुअल लेक्चर भले अवेलेबल ना हो, और प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज में हमने इसको किया है। a posteriori knowledge जो इम्पेरिकल एक्सपीरियंस से आती है, आपने एक्सपीरियंस लिया और आपको नॉलेज आ गई, आपने एक्सपीरियंस लिया और आपने नॉलेज गेन की, ठीक है, आपने एक्सपीरियंस लिया और आपको नॉलेज मिल गई, तो एक्सपीरियंसेस पोस्टेरियर नॉलेज, और ये आपका पार्ट है ऑप्शन सी। क्लियर? 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। ओके, नेक्स्ट वी हैव अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द रोल ऑफ अ टीचर हैज़ टू बी। देखिए ये अभी एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें, द रोल ऑफ अ टीचर, अगर NCF 2005 की बात करें, द रोल ऑफ अ टीचर इज ऑथोरेटिव, डिक्टेरियल, परमिसिव एंड फैसिलिटेटर। तो आपको पता होना चाहिए कि एज अ टीचर आपका रोल है एज अ फैसिलिटेटर। आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सब्जेक्ट मैटर प्रोवाइड कर रहे हैं, आप प्रीवियस क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप फैसिलिटेटर हैं। सिर्फ 2005 में कहा कि टीचर का रोल क्या है? एज अ फैसिलिटेटिव रोल। 9, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, while teaching in the classroom, any kind of work that involves 2 or more students is a form of। 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट अगर इन्वॉल्व है किसी क्लासरूम में तो उसे आप क्या बोलेंगे? कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, कोलैबोरेटिव वर्क एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट। देखिए कोलैब कर दिए हम, ठीक है, कोलैब समझ गए कि 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं और आप सीख रहे हैं, तो प्रोजेक्ट नहीं है, वर्क नहीं है, एफर्ट नहीं है, लर्निंग। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फाइन, 11th क्वेश्चन देखते हैं अब। 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बहुत ही बेस से क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो, फिर आप असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन कर पाएँ और हम टफ पार्ट की तरफ जाएंगे। टफ कुछ भी नहीं है, जितना कॉन्सेप्ट क्लियर उतना आपको क्वेश्चन ईजी लगेंगे, आपको लगेगा बहुत ईजी क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है। Any method of teaching which involves 2 or more students and can be termed as, तो आपने 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया, that can be termed as group work, तो उसे आप क्या कहेंगे? ग्रुप वर्क, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, द एम ऑफ अ टीचर इज टू हेल्प स्टूडेंट्स गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स को एग्जाम में हेल्प करनी चाहिए टीचर को, टू मेक स्टूडेंट्स डिसिप्लिन बनाना चाहिए, टू डेवलप द एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स, टू डेवलप द सोशल बिहेवियर अमंग स्टूडेंट्स। जो ऑप्शन सी है उसमें ये तीनों ऑप्शन आ रहे हैं। टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, ताकि वो एग्जामिनेशन पास कर पाएँ, डिसिप्लिन में रह पाएँ और सोशल बिहेवियर सीख पाएँ, तो ऑप्शन सी, टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट एट डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड।
देखिए हमने डिफरेंट लेवल्स भी किए थे, यूनिट 9 का पार्ट है वैसे तो ये, लेकिन यहाँ पे टीचिंग में इंक्लूड इसलिए किया गया है क्योंकि टीचिंग में हम एक लेवल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं कि जैसे प्रिंसिपल है, देन कोऑर्डिनेटर्स हो गए, देन टीचर्स हो गए, तो टीचर के अंडर अगर असिस्टेंट टीचर हैं या मदर टीचर्स हैं, तो रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट एंड डिफरेंट लेवल। सेंट्रलाइजेशन मैं आपको समझाऊंगी इससे। देखिए दिस इज़ योर सेंट्रलाइजेशन, जब चीज़ें आपकी एक तरफ हैं, एक जगह पर हैं, सेंट्रलाइज्ड है, सारा पावर और सारा कंट्रोल आपके हाथ में है। डिसेंट्रलाइजेशन, आपने वर्क को बांट दिया, अब वर्क जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होगी, जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा, आप चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करेंगे। अभी अगर मैं अपनी बात करूं तो ये यूट्यूब चैनल टोटली एडिटिंग, पीपीटी, कंटेंट सब कुछ जो है वो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि मैं मैनेज कर पा रही हूँ अभी चीज़ें। फ्यूचर में हो सकता है कि ये चैनल ग्रो करे, बहुत अच्छे से ग्रो करे, मुझे फैकल्टी रखनी हो अपने पास, या मुझे वर्क के लिए हेल्प चाहिए हो, तो मैं हो सकता है कि किसी को रखूँ। दैट मीन्स जब तक आपके पास कंट्रोल है तो आप सेंट्रलाइज करके चलेंगे, अपनी सारी चीज़ों को आप खुद से मैनेज करेंगे। और डिसेंट्रलाइज जब आप ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो आप एज अ टीम वर्क करते हैं। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो यहाँ डिफरेंट लेवल्स की बात हो रही है। हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल, हॉरिजॉन्टल मीन्स ऑलवेज इन अ सेम लेवल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आप सेम लेवल पर हैं, और वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट लेवल्स पे। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द मीनिंग ऑफ टीचिंग मेथड। मीनिंग की अगर बात करें ऑफ टीचिंग मेथड की, स्टाइल ऑफ टीचिंग, वे ऑफ टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग, सब्सटीट्यूशन ऑफ द नॉलेज फ्रॉम द वर्ल्ड इनटू द इंटेलेक्ट। तो ऑप्शन डी जो है वो परफेक्ट वे की तरफ जा रहा है आपका, कि आप नॉलेज को क्या कर रहे हैं, सब्सटीट्यूशन ऑफ द नॉलेज फ्रॉम अदर वर्ल्ड इनटू द चाइल्ड इंटेलेक्ट। आप क्या कर रहे हैं, दुनिया से चीज़ें उठा उठा कर बच्चों के इंटेलेक्ट में डाल रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्किल्स इन कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी। देखिए जो सबसे कॉम्प्लेक्स स्किल है, तो ब्लूम टेक्सोनॉमी याद कीजिए, बीएस ब्लूम ने दी थी, 3 डोमेन्स दिए थे, कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। अब इन तीनों डोमेन के आप पार्ट्स याद करने हैं, जिसमें डिवाइस सेक्शन भी आया। तो अगर डिवाइस सेक्शन की बात नहीं की गई है तो इवैल्यूएटिंग आंसर है, और अगर डिवाइस सेक्शन की बात की गई है तो सिंथेसाइजिंग आंसर है। नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एनालिसिस, देन आपका इवैल्यूएटिंग, सिंथेसिस था। तो इवैल्यूएटिंग जो है आपका वो कॉम्प्लेक्स, मतलब सबसे ऊपर की बात करेंगे। अगर बोला हुआ है रिवाइज्ड वर्जन तो सिंथेसिस आंसर है, तो ऑप्शन सी। अगर कुछ नहीं बोला हुआ तो ऑप्शन सी, इवैल्यूएटिंग इज योर आंसर। क्लियर? The field of study concerned with the construction of thought process, including remembering, problem solving and decision making, is called cognitive development. आपको मैंने समझाया है हमेशा कि जब आप माइंड की बात करेंगे, रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे, तो ऑप्शन सी आपका जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञान की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गया कीवर्ड, ठीक है। डिसीजन मेकिंग आ गया कीवर्ड, इंटेलेक्ट की बात हो रही है, मेंटल एबिलिटीज़ की बात हो रही है, मेंटल स्किल्स की बात हो रही है, तो गो फॉर cognitive development. Okay. Next question. An assessment that is generally carried out at the end of the course to assign students a course grade is called. जब एंड की बात करेंगे, ड्यूरिंग द कोर्स होगा तो फॉर्मेटिव्स की बात होगी, और अगर एंड की बात हो रही है तो समेटिव असेसमेंट। तो आप किसकी बात कर रहे हैं, समेटिव असेसमेंट्स की। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्पस ऑफ इवेल्युएटिंग फेज ऑफ टीचिंग इज, भाई क्या काम है हमारा, पर्पस क्या इवेल्युएटिंग करने का, टू नो ऑफ व्हाट एक्सटेंट ऑब्जेक्टिव्स आर रियलाइज्ड, टू नो द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द टीचर, टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रैटेजीज। ऑप्शन डी, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, समझ आ रही है क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट जिसमें आप फॉर्मल बहुत तरीके से आपसे असेसमेंट किया जाएगा, फॉर्मली इंटरव्यू फॉर्मल भी होता है। ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्ट, क्विजेज, प्रोजेक्ट भी आपको काम दिया गया, फॉर्मली असाइन किया गया, आपको मैसेज आया, आपको मेल आई, आपका ग्रुप बनाया गया कि आप इस प्रोजेक्ट वर्क पर काम करेंगे। क्विज कॉम्पिटिशन है, दैट्स टोटली फॉर्मल। इंटरव्यू फॉर्मल, तो ऑप्शन बी एलिमिनेट करके भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑप्शन बी, ऑब्जर्वेशन इज द राइट आंसर।
Dash is any activity that occurs outside the classroom for the purpose of providing hands-on experience with the object or people that only occur in certain places. That means जो outside the classroom हुई, तो फील्ड वर्क आपने जॉब नहीं की जो फील्ड वर्क पे जाए, फील्ड ऑब्जर्वेशन नो, फील्ड वॉक बिल्कुल नहीं, फील्ड ट्रिप्स, एजुकेशनल ट्रिप्स, फील्ड ट्रिप्स जो प्रोवाइड करती हैं इंस्टीट्यूशंस ताकि बच्चों को आउटसाइड द क्लासरूम रियल इन्वायरमेंट में नॉलेज मिले, ठीक है, एक्सपीरियंस मिले ऑब्जेक्ट्स के साथ, पीपल्स के साथ। तो जब भी आप ग्रेजुएशन कोर्स में जाएंगे और आपका हो चुका होगा अभी तक तो मास्टर्स में भी, तो आप फील्ड ट्रिप्स पे गए होंगे। जो जिस स्ट्रीम के बच्चे हैं उन्हें उस फील्ड ट्रिप के अकॉर्डिंग लेके जाया जाता है। तो फील्ड ट्रिप जहाँ पे आप आउटसाइड द क्लासरूम एक्सपीरियंस करेंगे। देन 21 कंडीशन नेसेसरी फॉर माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग करनी है। माइक्रो टीचिंग मतलब आप पूरी टीचिंग जो आपकी होती है 40-45 मिनट्स की, उसको आप माइक्रो यूनिट्स में करेंगे कि कैसे प्रीवियस से क्वेश्चन आस्क करेंगे, लेसन प्लान कैसे डिलीवर होगा, क्वेश्चन से क्या कैसे पूछेंगे बच्चों से इंटरेक्शन कैसे होगा, तो वो कैसी होगी, वो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में होगी। माइक्रो टीचिंग याद कीजिए, आपने बीएड किया होगा सबने, एजुकेशन के अगर हम जो मास्टर्स कर रहे हैं तो आपने बीएड ऑब्वियसली किया होगा। तो कंडीशन नेसेसरी फॉर माइक्रो टीचिंग कि आप माइक्रो टीचिंग में कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, आप ही के क्लासमेट्स को बिठाया जाता है और आप माइक्रो टीचिंग करते हैं। रिपीटेड मैनिफेस्टेशन ऑफ ओनली वन स्किल, एक स्किल को एक टाइम पे आप यूज़ करते हैं। ऑब्जर्वेशन एंड क्रिटिसिज्म भी होता है। ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। Then we have 22, question number 22. I don't know why this PPT is not working in my phone. Okay, condition necessary for micro teaching, that is 21 question. 22, question number 22. Teacher centered instructions which include lecture, presentation and recitation is also known as classroom instruction, direct instruction, old method instruction, none of these, ठीक है। तो टीचर सेंटर्ड, डायरेक्टली आपने टीचर सेंटर किया, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। When a student asks question to which the teaching has no direct correct answer, what should the teacher do? Tells the student not to ask the question, ऐसा तो नहीं होगा कि स्टूडेंट को मना ही कर दें। Tell the student that he would give the correct answer, give some verge answer, ask the student to find out the answer himself from the book in the library. वो कह रहे हैं कि हैज़ नो डायरेक्ट करेक्ट आंसर, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, मतलब दैट मीन्स आपके पास करेक्ट आंसर नहीं है तो आप क्या बोलेंगे कि आप उसको लेटर दे देंगे, बी ऑप्शन। टेल द स्टूडेंट दैट ही वुड गिव द आंसर लेटली, ठीक है, ना उसे इग्नोर करेंगे ना उसे मना करेंगे, आप बोलेंगे आप बाद में आंसर दे देंगे। When the topic of an area of a course contains a lot of information, it is recommended to use. जब एक एरिया की हम बात करते हैं तो हम लेक्चर मेथड, यूजुअली आप कॉलेज में जाते हैं तो एक ही टॉपिक पे बहुत वाइडली आस्पेक्ट्स में टीचर जो है वो लेक्चर देते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, तो दैट इज लेक्चर मेथड। क्लियर? नेक्स्ट, when the students are asked to prepare an analysis of critique all the features of an object or concept, the strategy is termed as। देखिए जब हम स्टूडेंट जो हैं वो एक एनालिसिस बनाते हैं या क्रिटिक बनाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट मैपिंग कर रहे हैं, नहीं, हम सीक्वेंस बना रहे हैं, नहीं, नन ऑफ दीज तो नहीं है, हम कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं उस चीज़ की, हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो कीवर्ड यहाँ पर स्ट्रैटेजी था, ठीक है, कॉन्सेप्ट मैपिंग में जिसमें आप विजुअल थिंग्स को मैपिंग करके अपने माइंड में पिक्चर प्रिपेयर करते हैं, तो कैरेक्टराइजेशन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कैसे देखिए आप एलिमिनेट करके आंसर सकते हैं। द टेक्निक इन विच द स्टूडेंट्स एक्ट आउट रोल्स फ्रॉम द स्टोरी और हिस्टोरिकल इवेंट्स इज टर्म्ड एज, ठीक है, तो आपने टेक्निक ऑफ विच स्टूडेंट एक्ट आउट रोल्स, आप एक्ट आउट कर रहे हैं रोल, तो आप ड्रामा कर रहे हैं, सिमुलेशन, आई थिंक सबको पता होगा, ठीक है, तो आपने ऑल ऑफ दिस ड्रामा किया, सिमुलेशन किया, प्ले किया, आपने रोल प्ले किया, all of these। 27th, a common technique to help people begin with creative process। creative process, the keyword is here is brainstorming। creative process का keyword क्या है, brainstorming।
Formative assessment is an assessment for learning. Clear? In cooperative learning method, the role of a teacher is of facilitator. अभी करवाया आपको, facilitator होगा. Last question. Andragogy emphasizes on the value of adult learner. Yes, of course. Adult learners learn only adult things. क्या adult learners सिर्फ adult education theories पढ़ते हैं? No. A is correct but R is false. Reason गलत है. I hope आपको questions अच्छे लगे होंगे. Questions अच्छे लग रहे हैं तो please do like, share and comment. Thank you.